13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे और 13 दिसंबर 2025 का मैं पेपर लेकर आ चुका हूं। यही पेपर आप लोग का 13 दिसंबर 2025 में पूछा जाएगा। देख सकते हैं इसी टाइप से आप लोग का प्रश्न पत्र रहेगा और इसको कैसे सॉल्व करना है अच्छे तरीके से बताएंगे। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे, क्योंकि इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न डाले गए हैं। देख सकते हैं ये भी आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये देखिए कोण से प्रश्न डाला गया है, कोण से यहाँ भी प्रश्न डाला गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बाकी ये अनुच्छेद भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए इस पेपर का फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले पेज इस टाइप से दिखेगा, फर्स्ट पेज, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर मिलेगा तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है, रोल नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। और परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। सिम अपना नाम ही लिखना होता है। समय 2 घंटा मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और अधिकतम अंक 100 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। और ये पेपर ओमवार शीट पे होता है, तो ओमवार शीट कैसे फिल करना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, या लिखना है नैनो एग्जाम ओमवार शीट तो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मानसिक योग्यता के आप लोग का 40 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 50 नंबर मिलता है, और अंक गणित का आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि मैथ का आप लोग का 20 प्रश्न रहेगा, 25 को नंबर मिलेगा इस पे। और 20 प्रश्न आप लोग का हिंदी का रहेगा, भाषा परीक्षा का, जिसपे आप लोग को 25 नंबर मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 80 को प्रश्न पूछा जाएगा, और 100 नंबर का ये पेपर होगा, और समय आप लोग का 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं जैसे ही पेज को पलटेंगे यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यानी भाग 1 में आप लोग देखेंगे कि मानसिक योग्यता का क्वेश्चन पूछा गया है। भाग 1 में आप लोग का 4 प्रश्न दिया गया है, भाग 2 में भी 4 प्रश्न दिया रहेगा, भाग 3 में भी 4 प्रश्न दिया रहेगा, यानी मानसिक योग्यता के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। इसको करने से पहले आप लोगों को एक अच्छे से जानकारी मैं आपको बताऊं कि जब इसका आप निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा ना कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। मैं पूछूं कि आप लोग बता दीजिए कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। मैं पूछूं कि इसमें सबसे अलग आकृति आप लोग बता दीजिए कि कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया इसमें जो सबसे अलग आकृति है ना वो है आप लोगों का ये वाला, ठीक है, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये आकृति एक जैसे हैं और ये सबसे अलग हो जाएगा, तो इसी पे आप लोग को टिक करना है, ठीक है। वैसे ही इसमें बताना है सबसे अलग कौन सा है। ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए जब ये 2 त्रिभुज मिलकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं तो बीच में एक कोष्टक बनाया, यानी ये स्पेस बना हुआ है। ये भी जब दोनों एक दूसरे को टच किए हुए हैं तो बीच में क्या हुआ है, एक स्पेस बना हुआ है। ये भी दोनों जब एक दूसरे को टच किए हुए हैं तो इसमें क्या बना हुआ है, स्पेस बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये तीनों आकृति एक जैसे हैं और इसमें स्पेस नहीं बना है, 2 टच किए हुए हैं, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, इसमें सबसे अलग आकृति बताना है तो देखिए सारा का तीर अंदर है, लेकिन इसका बाहर है, तो ये तीनों एक जैसे हैं, ये अलग है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये है कार, ये भी कार है, लेकिन ये आप लोग का बैलगाड़ी है, यानी सीधा सा मतलब जानिए ये आप लोग का किससे चलेगा, डीजल से चल सकता है, लेकिन ये आप लोग का भाई गाय होती है आगे और वही लेकर चलती है इसको, ठीक है। तो ये तो भाई पुराना जमाना का गाड़ी है, तो डी नंबर राइट आंसर। अब इसमें सबसे अलग आकृति बताना है तो नहीं बता पाएंगे। देखिए इसमें भी तीर है, इसमें भी सब में तीर है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तुरंत इस पे सी पे मार देंगे, लेकिन बिल्कुल गलती ये नहीं करना है। देखिए हुआ ये है ना इसमें कि ये इसको बोलते हैं ना, ये तीर जो है इसको बोलते हैं, मान लीजिए मुंह बोलते हैं, ठीक है, मुंह, ठीक है। अब देखिए इसका ये वाला हिस्सा को हम लोग ने मुंह बोल दिया, तो देखिए इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, लेकिन देखिए इन दोनों का मुंह एक सामने है, इन दोनों का मुंह एक सामने है, और इन दोनों का मुंह एक सामने है, यानी कि इसमें 2 एक सामने, लेकिन इसमें सबका अलग अलग, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल इस तरीके समझ में आया होगा। अब आइए भाग 2 में पहुंचते हैं। भाग 2 का जब निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से पता है क्या कन्फर्म होगा? कन्फर्म ये होगा कि इसके जैसे सेम आकृति इसमें बताना है, तो देखिए हुआ ये है ना, 5वां प्रश्न में आप लोग का हुआ ये है कि ये यहाँ पे टच कर गया है तो मिस्टेक से हो गया है, ये और ऊपर होना चाहिए था, ठीक है, ये और ऊपर होना चाहिए था, तब जाकर ये आप लोग का आंसर ग्रुप में कौन सा हो जाएगा, आंसर ग्रुप में डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। इसमें बताइए इसके जैसे आकृति 6 नंबर के जैसे, 6 नंबर के आकृति के जैसे आप लोग का कौन सा दिख रहा है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अब इसमें देखिए 7 नंबर में, तो 7 नंबर में इसके जैसे सेम टू सेम आकृति बताना है। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि आप बता दीजिए कि ये ए है, ऑप्शन दे दूं ए, ऑप्शन दे दूं बी, ऑप्शन दे दूं सी, ऑप्शन दे दूं डी, और इसमें मैं बना देता हूँ, ए बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया और डी बना दिया। मैं पूछी इसके जैसे कौन सा है, तो इसके जैसे यही ना है, वैसे ही इसमें भी बताना है। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति बताना है, तो इसके जैसे सेम टू सेम आकृति नहीं बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। देखिए इसके जैसे सेम टू सेम आप लोग का जो हो जाएगा 7 नंबर का, वो हो जाएगा कौन सा, कौन सा होगा बताइए, ये होगा नहीं होगा, डी नंबर आप लोग का राइट आंसर दिख रहा है मुझे। ध्यान से देखेंगे तब, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रेखा छोटा है। ये क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि ये देखिए टच नहीं किया हुआ है इधर के साइड में। ये क्यों नहीं होगा, तो भैया इसमें एक बिंदु ही हटा दिया गया है, और ये बिंदु दोनों है और ये से भी है, तो डी नंबर। इसके जैसे सेम आकृति देखना है, तो इसमें देखिए एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे और एक तीर ऐसे है, तो इसमें तो बहुत सारा है, इसमें भी बहुत सारा है, इसमें भी बहुत सारा है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए भाग हम लोग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 का जब निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि यहाँ पे जो कटा हुआ हिस्सा है ना, वही लाकर इसमें से जोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल में एक छोटा सा लेता हूँ, जैसे मान के चलिए कि आप लोग का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए कि आप लोग का ये संपूर्ण आकृति है। ठीक है, संपूर्ण आकृति है। ठीक है, संपूर्ण आकृति है। इसमें आंसर के रूप में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, देखिए ये मैं पहले आंसर बना ही दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से मैं आप लोगों से पूछूंगा। ये आप लोगों का संपूर्ण आकृति है। ठीक है, संपूर्ण आकृति है, संपूर्ण आकृति है। अब मैं यहाँ पे, हाँ ये संपूर्ण आकृति है, इसको मैंने ऐसे बना दिया। इसको क्वेश्चन के रूप में मैं कैसे पूछ रहा हूँ, जैसे देखिए क्वेश्चन के रूप में मैं पूछ रहा हूँ कि इसको ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन के रूप में मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे भी ये है। तो आप बता दीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला भाग, और ऑप्शन दे दूँ ए, ऑप्शन दे दूँ बी, ऑप्शन दे दूँ सी, ऑप्शन दे दूँ डी, और तीनों में मैं दे दूँ, मान लीजिए एक में मैंने दे दिया त्रिभुज, और एक में दे दिया गोला, और एक में दे दिया वर्ग, और एक में दे दिया ओ मान लीजिए कि आयत। ठीक है, अब ये सबका मैं कलर भी कर देता हूँ, चूंकि कलर किया गया है ना, तो इसको मैं कलर भी कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कुछ ज़्यादा ही लग गया इस क्वेश्चन को बताने में। ठीक है, चलिए अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए यहाँ पे कौन सा रखेंगे। तो ये तो हम लोग का आंसर है, ऑलरेडी दिख रहा है, तो बताइए इसी में से देखकर बता दीजिए कौन सा रखेंगे। तो इस गोला को रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। इसी को उठाकर यहाँ पर रख देना है। तो सेम वैसे ही इसमें भी बताना है, अंतर समझिए, फिर उसके बाद उठाकर रख देना है। तो देखिए पहले ऐसे रेखा खींचकर इसको कलर करेंगे। ठीक है, तो कलर करेंगे तो कौन सा उठाकर रखेंगे, इसको उठाकर रख देंगे, इसको उठाकर रख देंगे, तो मैच कर डालेगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऊपर के साइड में, तो ये आप लोग का क्या नीचे के साइड में रहेंगे, क्या बता दीजिए आप। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। हाँ नीचे के साइड में, ये ऊपर के साइड में, तो ये नीचे के साइड में, बी नंबर को उठाकर रखेंगे। इसमें बताइए ये ऐसे हुआ है, तो इसके साथ ऐसे होगा, यानी कि आप लोगों का ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, बता दीजिए। ये तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ये वाला। ठीक है, तो आप लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, कौन सा होगा, इसी में से कोई होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझिएगा, थोड़ा सा अंतर है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये वाला, क्योंकि ये पंख जैसे बना दिया गया है। तो जो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर उठा कर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें बता दीजिए, इसमें आप लोग बता दीजिए कौन सा उठा कर रखेंगे। तो सबसे पहले एक एरो बनाएंगे ऐसे, तो एरो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो ये तो कलर कर दिएगा, इसका आंसर नहीं होगा ये। अब देखिए ये पट है, तो ये खड़ा है, तो ये भी खड़ा है, तो इसमें क्या होगा, पट होगा इस बार। तो पट होगा, तो भाई साहब जो राइट आंसर हमको दिख रहा है वो शायद सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा क्या, बता दीजिए एक बार। तो सी नंबर हो जाएगा क्या, 12 का सी, 12 का सी नहीं होगा, 12 का डी होगा, 12 का डी होगा, बता दीजिए। तो 12 का डी पे आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, डी होगा, बताइए फटाफट।
डी ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे किया गया है तो फिर ऐसे खड़ा किया गया है तो फिर ऐसे किया गया है, फिर इस बार ऐसा किया जाएगा ना। सी नंबर होना चाहिए था। सी नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। सी 12 का सी, ठीक है, 12 का सी पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग 4 में हम लोग पहुंचते हैं। भाग 4 में आप लोग का निर्देश ये कहता है ना कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो पता है क्या समझ में आएगा, एक चीज समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ना कि आप लोगों का एक के बाद मान लीजिए कि 2 आ रहा है, 2 के बाद मान लीजिए 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा, तो बताएंगे भैया 4 आएगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, तो 8 के बाद मैं पूछूं क्या आएगा, तो आप बोलेंगे भैया जो आएगा वो आएगा 10, क्योंकि 2 का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसे ही इसमें बताना है, देखिए ये है ऐसे, तो ऐसे रोटेट हुआ है, कैसे, ऐसे रोटेट हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे रोटेट हुआ है तो ये यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ पे आया है, तो फिर इस बार इधर के साइड में जाएगा, तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए नंबर, समझ रहे हैं। 13 का ए, 13 का ए पे आप लोग टिक करेंगे। बाकी 14 नंबर देखिए, पी क्यू एस आर, तो इस बार क्यू ऐसे रोटेट हुआ है, इस बार ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा तो क्यू यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे आ गया, फिर एक बार रोटेट हुआ तो आर यहाँ पे चला गया, फिर एक बार रोटेट हुआ तो क्यू, इस बार ये कोष्टक है ना, कोष्टक, तो क्यू देखिए क्यू यहाँ पे है तो इस बार यहाँ पे चला जाएगा, तो क्यू ऊपर के साइड में जाएगा, तो ऊपर के साइड में देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तीनों जगह है भाई साहब। चलिए, जब Q यहाँ पे जाएगा तो P यहाँ पे आ जाएगा, तो P यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो P किस में है, तो Q P, Q S Q R, P इसमें है, तो B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे है तो इस बार ऐसे हुआ है, ये ऐसे है तो इस बार इधर के साइड में मुड़ेगा, यानी कि B नंबर आप लोग का राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 6 गो है, सॉरी 9 गो है, तो आप लोग का 8 गो हुआ है, फिर 7 गो हुआ है, फिर इस बार कितना होगा, 6 गो होगा, तो ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया। इस टाइप का प्रश्न आप लोग का पूछा जाएगा, और पिछली बार पूछा भी गया था तो बच्चे नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं पढ़ाया भी था, तब भी गलत करके आ रहे हैं एग्जाम में, बताइए। अब इतना इसी तरीके से मैं बता दूं, उसके बाद से आप लोग एग्जाम में जाइए गलत करके चले आइए, तो इसमें मेरी गलती थोड़े है। अब देखिए, आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं कि और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि मेरा एक भी गलत ना हो, तो मानसिक योग्यता का मैं टोटल 200 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। गणित का भी मैं टोटल आप लोग का 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, और हिंदी का भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, हिंदी का भी काफ़ी अच्छे तरीके से विलोम शब्द, परिवाची शब्द, मुहावरा, ये सब पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग को सुविधाएं देख सकते हैं। 299 रुपये फीस लग रहा है, ठीक है, काफ़ी कम फीस लग रहा है। जल्दी से जल्दी जाइए, सारा रिकॉर्डेड क्लास है। अगर आपके पास कम टाइम भी है ना, तब भी आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखकर कंप्लीट कर लेंगे। और हर संडे को टेस्ट होता है, ठीक है, हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ। 40 प्रश्न का मानसिक योग्यता का प्रश्न लेता हूँ, मानसिक योग्यता का टेस्ट लेता हूँ, फिर हिंदी का टेस्ट लेता हूँ, गणित का टेस्ट लेता हूँ, यानी टेस्ट से आप लोग का और मजबूत होगा। तो नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है, और नहीं तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग को व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप पे मैं QR कोड भेज दूंगा, और QR कोड पे आप लोग को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, और अपना नाम लिखकर भेज देना है, अपना नाम लिखकर भेज देना है, मैं ज्वाइन कर लूँगा। ये फीचर्स आपको दिख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज PDF, वीकली मॉक टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर, ओमआर शीट, 5 प्रैक्टिस सेट और डाउट ग्रुप। मान लीजिए कुछ डाउट आ रहा है तो वो भी आप लोग का सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछते हैं टाइम क्या होता है क्लासेस का, तो रिवीजन के तौर पर जो क्लास आती है वो 6 PM से आप लोग का 7 PM के बीच आती है क्लासेस, ठीक है। अगर ये टाइम पे आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो इस क्लास को कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों ने शुरू से पढ़ाई कर चुका है तो मेरा 20 मॉडल पेपर वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप के अंदर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। अब आइए हम लोग भाग 5 पे पहुँचते हैं। भाग 5 का निर्देश ये कहता है ना कि आप एक काम कीजिए कि मान के चलिए कि आप लोगों का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये 5 है, ठीक है, और ये कोष्टक के अंदर मैंने पैक कर दिया, और इसका संबंध में दे दिया 25 से दे दिया। अब ये बीच में आप लोग का, ये आप लोग का देखिए, मान लीजिए कि उसके बाद से मैं पूछा कि मान के चलिए यहाँ पे 6 है, और 6 का संबंध किससे होगा। अब मैं ये क्वेश्चन के तौर पे पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, आप लोग बताइएगा। तो देखिए 5 है, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर किया गया है तो 25 आया है, तो हम लोग को संबंध यहाँ पे समझ में आ ही गया। वैसे ही 6 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का
36 आएगा। तो आंसर तो हम लोग को 36 मिल गया फटाक दे। वैसे ही इसमें करना है। इसमें संबंध देख लीजिए क्या है, तो इसको तोड़कर आप प्लाट दिया है, तो इसको भी तोड़कर हम लोग प्लाट देंगे। तो जो आप लोग का राइट आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, वो आएगा कौन सा बता दीजिए। तो जो राइट आंसर 17 का आएगा वो आएगा कौन सा, तो ए नंबर आएगा। ठीक है, ये कलर वाला ऊपर कर देंगे, ये नीचे कर देंगे, तो ए नंबर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या संबंध है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला दोनों पलटा हुआ है। ठीक है, ये भी पलटी मारा हुआ है यहाँ पे आके, तो ये ऊपर गया तो ये नीचे। पहले नंबर ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसमें ऊपर गया है ये वाला और ये वाला नीचे, और आया दाया भी हुआ है। तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, लेकिन ये ऊपर जाएगा। ये जो त्रिभुज है वो इधर आ जाएगा तो ऊपर जाएगा, और ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा कुछ इस टाइप से। समझ में आया। तो आप लोग का जो राइट आंसर मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, तो डी नंबर मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो डी पे आप लोग टिक करेंगे फाइनली। डी नहीं होगा, हाँ बी होगा, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, 18 का आप लोग का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए अंतर क्या है इसमें संबंध क्या है, अंतर नहीं संबंध बताना है। ये इधर कलर किया गया तो इधर आ गया, तो इधर कलर किया गया तो उधर कलर कर देगा। कितने पे है, एक गो दो गो तीसरा पे है, एक गो दो गो तीसरा पे है, ये वाला सी नंबर राइट आंसर। अब इसमें संबंध देखिए, इसमें तो ये यहाँ पर त्रिभुज डालकर कलर कर दिया गया है, तो इसमें भी क्या किया जाएगा, दो बिंदु डालकर कलर कर दिया जाएगा। चूंकि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज डालकर कलर किया गया है, ये गोला है तो गोला डालकर कलर किया जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। समझ में आया। बस ऐसा ही आप लोग को संबंध पहचानना है, बाकी आप लोग इजी तरीके से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी कि भाग 6 पे हम लोग पहुंच गए। भाग 6 का जब निर्देश पढ़ेंगे ना, ये निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से पता है क्या कन्फर्म होगा। यहाँ पे ये कागज का मतलब देखिए संपूर्ण आकृति दिया हुआ था, समझाने का मतलब समझिएगा। मान के चलिए कि आप लोग का संपूर्ण आकृति दिया हुआ है। ठीक है, ये संपूर्ण आकृति दिया हुआ है। क्वेश्चन के तौर पे मैं पूछ दूं कि ये ऐसे आकृति है, इसको संपूर्ण बनाइए। तो संपूर्ण ऐसे ही ना बनाएंगे, इसको खींच देंगे, तो ये वाला इधर का साइड वाला आंसर हो जाएगा जो रेड में है। वैसे ही इसको ऐसे खींचकर ऐसे मिलाएंगे, तो ऐसा कौन सा ऐसा फिगर है जो यहाँ पर रखेंगे तो मैच करेगा, तो मेरे हिसाब से बी नंबर को रखेंगे तो मैच करेगा, तो बी नंबर राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, जब इसको खींचकर ऐसे मिलाएंगे तो किसको रखेंगे, तो सी नंबर को उठाकर रखेंगे, तो मेरे हिसाब से मैच कर डालेगा, तो आंसर सी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब इसको ऐसे करके ऐसे मिलाएंगे तो जो आप लोग का राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा कौन सा, ये आएगा क्या, नहीं आएगा, ये नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये वाला थोड़ा डिफिकल्टी है, ये वाला हमारे हिसाब से हो सकता है, बट होगा कौन ये भी कंफर्म नहीं है। ये तो त्रिभुज चौड़ा कर दिया गया है, तो ए नंबर ही राइट आंसर होगा। अब इसमें देखिए किसको रखेंगे, तो इसमें जो रखेंगे वो रखेंगे किसको, इसी को रख देंगे, बी नंबर को, तो राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल ईजी है, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट भाग पे पहुंचते हैं, भाग 7 पे। तो भाग 7 तो काफ़ी मज़ा से हम लोग पढ़ेंगे। भाग 7 का जब निर्देश आप लोग पढ़ेंगे ना, तो भाग 7 का निर्देश ये कहता है कि आप एक काम कीजिए, ये दर्पण है, दर्पण के अंदर कोई, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा तभी समझ में आएगा। इसका निर्देश पढ़ेंगे तो ये कन्फर्म होगा ना कि ये आप लोग का जो लगा होता है इसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। दर्पण का मतलब होता है शीशा। ये आप लोग का जो एक्स वाई लगा है ना, इसको दर्पण बोलते हैं। इसका मतलब होता है शीशा, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखकर स्कूल जाते हैं। समझ रहे हैं ना, तो इसको शीशा बोलते हैं। जब शीशा में कोई आप लोग अपना चेहरा देखेंगे तो सेम दिखेगा, कोई अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन किसी लेटर को लेकर जाएंगे, जैसे मान लीजिए बी लेकर जाते हैं, तो बी दर्पण में उल्टा दिखेगा, जाकर देख लीजिए। अब इस शीशा में ट्राई कर सकते हैं, लिख लीजिएगा और उसको देखिएगा। अगर मान लीजिए सी को लेकर जाते हैं तो सी उल्टा दिखेगा। कुछ लेटर ऐसे भी हैं जो सेम सेम ही दिखते हैं, जैसे ए है तो ए जैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको करने के लिए मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। डायरेक्ट आइए इस पे चलता हूँ, किस पे, इस फिंगर को ही बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये वाला मैं दर्पण बना दिया। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इस फिंगर को बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मुझे बनाना नहीं आता है लेकिन फिर भी प्रयास है कि बना दूँ। ठीक है, ये देखिए बन गया ना, बिल्कुल बन गया भाई।
अब इसको क्या करना है, मैंने बताया था ना कि इस फिगर को बनाइए और इसको थोड़ा सा चटक चला दीजिए। चटक चलाने का मतलब इसको उगा दीजिए, ठीक है, इसको उगा दीजिए। और बाकी एक्स वाई यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, तो इसको पेज को ऐसे पलटना है, पेज को ऐसे पलटना है, आंसर आ जाएगा। चलिए पेज को ऐसे पलट देता हूँ, तो देखिए हमको जो दिख रहा है दिख गया है यहाँ पे। अब इसको उगाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए उगा ही देता हूँ, ठीक है। तो इसके जैसे कौन सा फिगर है, तो बी नंबर, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही उगा कर 27 नंबर, 26 नंबर और 25 नंबर का आंसर बताइए, और बार बार ट्राई करेंगे ना तो ये याद हो जाएगा। ऐसे पलट देना है, यहीं पे पलट दीजिए ना, यहीं पे पलट दीजिए, मन में ही पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए भाग 8 पे पहुंचता हूँ। भाग 8 का आप लोग का निर्देश कहता है ना कि ये कागज का टुकड़ा दिया गया है, इसको देखिए मैं कैंची के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। तो एक छोटा सा टुकड़ा सबसे पहले ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे टुकड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, ये टुकड़ा मैंने ले लिया। अब ये निर्देश ये कहता है ना कि एक कागज का टुकड़ा लीजिए, फिर उसको फोल्ड कीजिए, फिर उसको कट कीजिए और बता दीजिए आंसर कौन सा है। तो हम 31 नंबर को बताते हैं। सबसे पहले ये बोला है कि ऐसे फोल्ड कर दो, तो मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ बिल्कुल आपके सामने। और ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ना इसको काट कर हटा देता हूँ, चूंकि ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा हिस्सा काट कर हटा दिया। अब फिर बोला गया है ना कि इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, देखिए ऐसे फोल्ड कर दिया। अब फिर बोला गया है कि इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, हाँ ऐसे। अब फिर बोला गया है कि यहाँ पे इसको ऐसे कट कर दीजिए, 1 मिनट, ये ऐसे बोला है, ठीक है। और फिर ऐसे जब बोला है तो ऐसे आना चाहिए था ना, ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, लेकिन चलिए ऐसे करके यहाँ पे कट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। बहुत मुश्किल होता है, ये पेपर बनाया जाता है फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक निकल जाता है, तो फिर बहुत मतलब गुस्सा आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से निकला हुआ है, यानी कि 2 ही निकलेगा, तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। वैसे ही ये भी करना है 32 नंबर, 30 नंबर और 29 नंबर। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और अभी बहुत कुछ पढ़ाना है आप लोगों का, मैथ का भी सोल्यूशन कराना है, हिंदी का भी सोल्यूशन कराना है। बाकी अभी देखिए भाग 9 में हम लोग पहुँचेंगे ना, तो भाग 9 का निर्देश कहता है कि इन टुकड़ों से घर बनाना है। तो देखिए छोटे छोटे टुकड़ा दिया गया है, ईंट दिया है, इससे अधिक वाला घर को हम लोग को टिक नहीं करना है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है, तो 6 गो देखिए किस में है, तो 3 है, 3 6, तो बी नंबर राइट आंसर। अब इसको देखिए कौन सा, तो इसको यहाँ पर दिख रहा है, बी नंबर राइट आंसर। अब इसको देखिए तो इसको आप लोग का सेम सी नंबर पे टिक कर दीजिए। इसको तो इसको मिलाएंगे तो 8 बनेगा, तो सी नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को, मतलब टुकड़ा से ही घर बनाना है। अब आइए भाग 10 पे पहुंचते हैं। भाग 10 का निर्देश कहता है ना कि आप एक काम कीजिए कि ये चोर है, ये चोर किस आकृति में छिपा हुआ है यही बताना है। तो आप लोग बता नहीं देंगे ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, नहीं बता पाएंगे। ये देखिए सेम किस आकृति में छिपा हुआ है, तो देखिए ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे कट किया है ना, इसको कट किया है। 1 मिनट, ये जो आकृति है ना ऐसे पहले बना हुआ है, ठीक है। ये आकृति किस आकृति में छुपा हुआ है बताइएगा आप लोग। ये जो रेखा है ना थोड़ा सा सरक गया है, नीचे आ गया, और इसको ऊपर होना चाहिए था, ठीक है, मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 37 नंबर, तो 37 का ए वाला हो जाएगा, ये वाला मिस्टेक, चूंकि अभी मैं सुधार करूंगा इसको। ये वाला और मान के चलिए ये रेखा नीचे नहीं है, इसमें सटा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये छुपा हुआ है आकृति, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और ये वाला आकृति कहाँ पे छुपा हुआ है, तो ये वाला आकृति जो छुपा हुआ है यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे बताइए आप लोग, हाँ यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से ये वाला आकृति कहाँ पे छुपा हुआ है, तो ये वाला आकृति जो छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है इसमें, देख सकते हैं, ठीक है।
ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, और ये वाला आकृति कहाँ पे छुपा है, तो ए नंबर में ही छिपा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। समझ रहे हैं। अब आइए मैथ का सलूशन करते हैं। तो मैथ का सलूशन काफ़ी इजी है, तो आइए धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैथ में आप लोगों को 41 नंबर से लेकर आप लोगों को कहाँ तक पूछा जाता है, देखिए 50 से लेकर यहाँ तक 60 तक, यानी कि 41 से लेकर 60 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 20 प्रश्न रहता है। तो एक एक प्रश्न देखेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, सरल कीजिए 0.50 प्लस 0.15 भागे 0.05 गुणे 2/7। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 0.50 प्लस 0.15 डिवाइडेड 0.05 गुणे 2/7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम हल लिख देते हैं। ठीक है, हल लिख देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो 0.50 लिख देते हैं, और ये देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5 यहीं 15, तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब इस कोष्टक को बंद कर देते हैं, और गुणा हम लोग को किससे करना है, 2/7 से। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 3.5 आएगा, गुणे 2/7 आएगा। इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/7 आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में। तो एक आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 225 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। तो सबसे पहले हम लोग ए समझ लेते हैं। ए आप लोग का है न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलेंगे, जो 0 डिग्री से स्टार्ट हो और 90 डिग्री के बराबर जाए, यानी कि इसके बीच वाला कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। अब अधिक कोण के बारे में जान लेते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण आप लोगों का क्या कहलाता है, जो 90 डिग्री से स्टार्ट हो और 180 डिग्री के बीच में आए, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। और समकोण, समकोण आप लोग का डायरेक्ट 90 डिग्री का जो होता है वही आप लोग का समकोण कहलाता है। और प्रतिवर्तित कोण, प्रतिवर्ती कोण, ये आप लोगों का क्या होता है, जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रतिवर्तित कोण। इसको बृहद कोण भी बोलते हैं, याद रखिएगा, बृहद कोण। ठीक है, तो ये आप लोग का इसके बीच में ही 225 डिग्री है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5, 3, 7 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 5, 3, 7 लिख देता हूँ। इससे बड़ी संख्या भी बनाना है, बड़ी संख्या, और फिर छोटी संख्या भी बनाना है, छोटी संख्या, और दोनों का अंतर बता देना है। अंतर का मतलब होता है घटाना, बड़की में से छोटी को घटा देना। ठीक है, छोटी को घटा देना, वही जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या तो 7, 5, 3, और उसके बाद से छोटी संख्या तो आप लोग 3, 5, 7, और दोनों को घटा देंगे तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा, 13 में से 7 गया तो 6, और ये 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, 396 आंसर हो जाएगा। 396 आप लोग का राइट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19/24 में क्या घटाया जाए कि 7/24 प्राप्त हो। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। 19/24 में से क्या घटाएं, कि हमको प्राप्त हो 7/24। ठीक है, अब मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 10 में से क्या घटाएं कि हमको 7 प्राप्त हो। तो एक काम कीजिए, इस 10 में से इस 7 को हटा देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, 10 - 7 = 3। तो वैसे ही इसको कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, यहाँ का आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ का जब हम लोग इसको घटाए तो यहाँ का आंसर आ गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 19, ठीक है, /24, माइनस कर दीजिए 7/24 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जब घटाएंगे तो ये 24 तो एलसीएम रहेगा ही, 19 - 7 इक्वल टू 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो आप लोग का 2, यानी कि 12/24। 12/24। अब 12/24 को हम लोग काट भी सकते हैं, बाकी यहाँ पर दिया ही है 12/24, यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, ये भी हो सकता था ये नंबर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 12/24 पे ही टिक करेंगे, क्योंकि 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, कट करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए कि कितने अभ्यर्थी ने 20 से अधिक अंक पाए हैं।
20 से अधिक अंक। तो कितने छात्र हैं, तो देखिए सबसे पहले अभ्यर्थियों की संख्या इधर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 10, ये वाला कितना है 6, 20 से अधिक पाए हैं तो यहाँ तक नहीं गिनेंगे। 20 से 30 कितने लोग पाए हैं, तो 7 लोग, ठीक है। उसके बाद से ये वाला आप लोग का 30 से 40 है तो 4 लोग, फिर आप लोगों का ये 2 लोग हैं, फिर ये आप लोग का 1 लोग है। तो जोड़ेंगे 7 4 11, 11 2 13, 13 1 14, तो 14 आप लोग का राइट आंसर आया है। समझ में आया आप लोगों को। देखिए इधर है अभ्यर्थियों की संख्या, तो 20 से 30 यहाँ पे जा रहा है 7, ठीक है, और ये 30 से 40 4, और फिर ये 40 से 50 2, और फिर ये 1, 50 से 60 1, तो 20 से अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या ऐड करके 14। तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक साबुन केस की लंबाई 7 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी तथा ऊंचाई 2.5 सेमी है। 56 सेमी लंबे, 40 सेमी चौड़े तथा 25 सेमी ऊंचे कोई बोर्ड बॉक्स से साबुन के कितने केस बनाए जा सकते हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न यदि पूछेगा ना, तो देखिए इसका सूत्र पता है क्या लिखेंगे, इसका सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, साबुन की संख्या बराबर पता है क्या की दीजिए, बॉक्स का आयतन ज्ञात कर दीजिए, बॉक्स का आयतन और उसके बाद से क्या ज्ञात कर दीजिए, बॉक्स का आयतन बटे जो साबुन का आयतन है उसको ज्ञात कर दीजिए। तो साबुन का आयतन, ठीक है, साबुन का आयतन। अब एक काम कीजिए, देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का देखिए ये आप लोग का क्या दिया हुआ है, मान के चलिए ये साबुन का है, ठीक है, साबुन है, ये साबुन है, तो साबुन का क्या क्या दिया है, 7 दिया है, 7 दिया है, ठीक है, 7 सेमी, और बी आप लोग का कितना दिया है 5 सेमी, और बी और आप लोग का एच जो दिया है वो दिया है ऊंचाई आप लोग का 2.5 सेमी। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखिए मान को, तो 7 गुणे, देखिए आयतन का होता है ना लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 7 गुणे 5 गुणे 2.5, आप बट्टा कर दीजिए किससे, और ये बड़ा वाला आयतन से कर दीजिए जो ये आप लोग का बॉक्स का आयतन है, ठीक है, बॉक्स बना लीजिएगा ऐसे। तो बॉक्स में क्या क्या दिया है, बॉक्स में आप लोगों का जो लंबाई दिया हुआ है वो दिया है 56 सेंटीमीटर, और ये आप लोग का कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, और एच जो दिया है यानी कि ऊंचाई वो है आप लोग का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में से देख लेंगे, ठीक है, ये देखिए 56 40 और 25, 56 40 और 25, तो इन्हीं सब का हमको गुणा करना है, तो 56 गुणे 40 गुणे 25, ठीक है। तब एक काम कीजिए, काट दीजिए यहीं से, तो 7 8 7 1 7, ठीक है। देखिए एक गलती हम लोग क्या कर दिए, बॉक्स वाला ऊपर रहेगा ना, बॉक्स वाला ऊपर रहेगा, बॉक्स वाला ये है, ये बड़ा बॉक्स वाला ऊपर रहेगा, ठीक है, और छोटा बॉक्स वाला नीचे रहेगा। तो चलिए हम लोग कट करते हैं, इसको ऊपर लिख कर और उसको नीचे लिख कर इसके हिसाब से। तो 56 गुणे 40 गुणे 25 बट्टे 7 गुणे 5 गुणे 2.5, 7 1 7, 7 8 56, 5 8 40, और 25 से इसको कट करेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, शायद 10 बार में ही जाएगा बाबू, ठीक है। अब इसका 8 से 64 गुणे 10 = 640, 640 आंसर आया है। तो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन कर लेंगे आप लोग। 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के मूल्य के बराबर है, एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि कुर्सियों का मूल्य 36 रुपये हो। देखिए ध्यान से इसको समझना है आप लोगों को। क्वेश्चन ये कह रहा है ना, 4 कुर्सियों का मूल्य, 4 कुर्सियों का मूल्य आप लोग का 3 मेज के मूल्य के बराबर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखिए इधर हम लोग 3 मेज लेके चलते हैं, 3 मेज का मूल्य किसके बराबर है, तो 4 को जो कुर्सी बेच रहा है उसके बराबर है। 4 कुर्सियों का, कुर्सियों ऐसे लिखाएगा, कुर्सियों ऐसे लिखाएगा, ठीक है, कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। तो 3 मेज यहीं पर आने दीजिए, हम लोग का 3 मेज बराबर हम लोग का क्या दिया है, यदि कुर्सी का मूल्य 36 रुपया हो, 36 रुपया हो, ठीक है, तो एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपया हो, तो 4 को कुर्सी है ना ये, तो 4 गुणे 36 कर लेंगे, ठीक है।
तो अब एक काम कीजिए इसको, तो अब हम लोग को एक मेज का पता करना हो, एक मेज का, तो हम लोग देखिए एक मेज यहाँ पर लिख लेंगे, एक मेज, एक मेज, तो ये 3 इधर जाएगा ना, 4 36/3, ये एक मेज का निकल जाएगा। 3 मेज बराबर इतना हो आ रहा है, तो एक मेज बराबर यही 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, या डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। 36 चौको कितना होता है, 36 के 36, 36 दूना 72, और 72 दूना में 144, ठीक है। तो 144, 3 मेजों का मूल्य 144 रुपया है, तो एक मेज का प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 144/3 कर लेंगे। अब 3 से इसको कट कीजिए तो 48 तिया कितना होता है, 48 तिया 144, तो रुपए ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 1 0 3 4 और 5 से बनी सबसे विषम संख्या विभाजित है, विभाजित होगी 1, 0, 3, 4, 5। इससे सबसे छोटी विषम संख्या बनाना है, तो ऑलरेडी ऐसे ही लिख देंगे तो बन जाएगा 1 0 3 4 5, ये विषम संख्या बन गया, ठीक है। अब ये नहीं कि यही तरीका एग्जाम में लगाइएगा, ये तो सिंपल सा था, बनाना था छोटी संख्या। विषम संख्या जिसके लास्ट में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए, ठीक है, वो विषम संख्या कहलाती है। तो इसके लास्ट में 5 आ गया है इसमें से, इसीलिए विषम संख्या कहलाएगा। छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो आ गया डायरेक्ट हम लोग का ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टार के किस मान के लिए संख्या इतना 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 का विभाज्यता का नियम आप सभी को पता है, तो आप लोग कर लेंगे। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं, अंकों का योग, अंकों का योग यदि आप लोग का 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 56 ये स्टार दिया हुआ है, और 8 और 9 और 0, ये तभी कटेगी जब 3 से भाग लग जाएगा, इसका योग में भाग लग जाएगा। ये भाग तभी लगेगा जब इसके योग में। तो चलिए हम लोग करते हैं, 5 प्लस का 6 प्लस का ये बॉक्स ले लीजिए, आप प्लस का 8 प्लस का 9 और प्लस का 0, अब बट्टे 3 करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 5 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19, 19 1 20, 20 8 28, 28 और प्लस बॉक्स बट्टे 3। तो 3 का 3 दिन 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 के 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, 3 दहाँ पे 30, तो 3 दहाँ पे 30 यदि यहाँ पे होता, दोनों को मिलाकर यदि 30 होता तो आराम से 3 से भाग लग जाता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 30 आ जाएगा, तो यही 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर में है, ठीक है, बस यही दिमाग लगाना था। बाकी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चक्र के पहिए में कुल 36 तिलियां हैं। जो एक चक्र है इसमें टोटल कितने तिलियां हैं, 36 हैं। तो ऐसे करके 36 को मान के चलिए है, अब मैं यहाँ पे काउंट करके नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, 36 तिलियां हैं। अब एक काम कीजिए, संलग्न तिलियों के बीच का कोण बता दीजिए। 2 संलग्न, मान लीजिए 2 है ना, इसके बीच और इसके बीच का कोण बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा पे आप लोगों का 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 180 डिग्री का अगर ऐसे रेखा है तो, और अगर ये पूरा रेखा है तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री, 360 डिग्री का। तो हम लोग एक का निकालेंगे तो 36 से, देखिए 36 दिया हुआ है, कुल 36 तिलियां हैं, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 दुना में 36 से करना 36, तो 1 का 10 मिला हुआ है, ठीक है, यानी एक कोण का कितना मान आएगा, 10, तो इसका भी 10, इसका भी 10, ऐसे करके तब ना 360 हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कितना इजी है, राइट आंसर बी नंबर। तो इसी तरह से ज्ञात करना होता है। बाकी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या बता दीजिए। देखिए हम लोग करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये दिया हुआ है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 79, जैसे मान लीजिए 3 गो संख्या है, इसका गुणनफल गुणा के रूप में दिया है 7980, ठीक है, जिसमें से 2 गो का दे दिया है कितना, 228, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यहाँ का मान बता दीजिए। तो एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि 3 संख्याओं का गुणनफल
18 है, ठीक है, जिसमें से 2 का मान 6 है, यानी कि 2 का गुणनफल 6 है, तो तीसरा का बता दीजिए, तीसरा यहाँ पर क्या होगा। अगर इसी 6 से इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ का पता नहीं चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। 36 18, यहाँ पे 3 उठा कर रख दीजिए, ठीक है। तो 36 18 देख सकते हैं, वैसे ही इसमें बताना है, इससे इसमें भाग दे दीजिए, तो भाग आप लोग दे देंगे, इधर लिख लेंगे और भाग देकर और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 228 से भाग दे देना है, जो यहाँ पर भागफल प्राप्त होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा, उसने रुपये 3400 स्कूटर की मरम्मत पे खर्च कर दिया। देखिए जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य जो जेब से खर्च हो रहा है, तो मान लीजिए स्कूटर है, ये स्कूटर है, ठीक है, ये जैसे भी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये स्कूटर है, इसको 55,000 में ये खरीद रहा है, और इसके मरम्मत में कितना खर्च कर रहा है, ये बिगड़ा हुआ है, तो 55,000 आप फिर प्लस कर दीजिए इसमें कितना 3,400, ये मरम्मत ये भी जेब से ही लग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इसको ऐड कर दीजिए, तो देखिए 5 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने 3 आएगा ना, तो 5 3 8, और फिर इसके सामने 4 और 00, इतना आ गया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, बेच कितना बड़ा है, ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है। अब विक्रय मूल्य पे चलते हैं। विक्रय मूल्य आप लोग का कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 56,030, यानी 56,030 रुपया। तो सीधी सी बात है, 58,000 में खरीद कर 56,000 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर लाभ ही होगा। अब पूछा जा रहा है कितना लाभ या हानि बता दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य, उसमें से यहाँ पे लाभ होगा, क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य यहाँ है, नहीं, हानि होगा। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य, देखिए जब भी हानि ज्ञात करना होता है तो हम लोग विक्रय मूल्य में से नहीं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, विक्रय मूल्य को घटाते हैं। और जब भी लाभ ज्ञात करना होता है तो हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 58,000 में से 56,000 को घटाएंगे, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, तो हम लोग को हानि प्राप्त होगी। तो आइए घटा देते हैं, 58,440 अब 56,030, तो 0 और 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 8 में से 6 गया, 6 गया, तो आप लोगों का 2, आइए तो 0 हो जाएगा, यानी 2370 रुपये का हानि हो गया उसको। तो 2370 रुपये का हानि हुआ है, तो दिया होगा 2370 रुपये का हानि, 2370 रुपये का हानि दिया हुआ है, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये काफ़ी इजी है, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो दिया है 10 गुणे 10, ठीक है, 10 गुणे 10, और उसके बाद से प्लस, उसके बाद से आप लोग का ये 400 दिया है, उसके बाद डिवाइडेड महिला कोष्टक, उसके बाद से 100, और उसके बाद से 50 माइनस 3 गुणे 10, इस पे बार, और ये बंद, ठीक है। तो इसको हल करेंगे ना, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करते हैं, जो कि यहाँ पे ऊपर दे रखा है, ये बार ब्रैकेट इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग वैसे ही उतारेंगे, 10 गुणे 10, ठीक है, आप प्लस 400 डिवाइडेड महिला कोष्टक, फिर 100, फिर 50 और 10 30, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 10 गुणे 10 प्लस, इस बार छोटा कोष्टक को हल करेंगे, 400 और डिवाइडेड 100 और माइनस 50 में से 30 गया कितना 20। अब इस महिला कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 10 गुणे 10 प्लस 400 भागे है ना, हाँ भागे है, ठीक है, ऐसे ही गड़बड़ होता है। 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा, 80, ठीक है। अब देखिए 10 गुणे 10 और प्लस 8 पचे 40, यानी 50 बार में कट गया, 1 0 से 1 0, 8 पचे 40, यानी कि 80 पचे 400, 80 पचे 400। अब इसमें भी गुणा सबसे पहले तो 100 और प्लस का 5 इक्वल टू कितना 105 आया है, 105 आप लोग का राइट आंसर।
समझ में आया आप लोगों को? 105 दिया है, 105 दिया है डी नंबर पे, देखिए यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3.6 मीटर गुणे 4.5 मीटर के फर्श पर बिछाई जाने वाली 15 सेमी की वर्गाकार टाइल्सों की संख्या बता दीजिए। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, देखिए ये आप लोगों का दिया हुआ है फर्श, तो कितना कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई आप लोग का जो दे रखा है वो दे रखा है कितना 4.5 मीटर, और जो आप लोगों का लंबाई दे रखा है वो 3.6 मीटर। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि बिछाई जाने वाली 15 सेमी की वर्गाकार टाइल्स है, तो ये 15 सेमी वाले वर्गाकार टाइल्स है, ये 15 सेमी का है। ठीक है, तो ये भी 15 सेमी का होगा। अब इसका क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल फिर टाइल्स का क्षेत्रफल। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर प्राप्त करने के लिए, टाइल्सों की संख्या प्राप्त करने के लिए, टाइल्सों की संख्या प्राप्त करने के लिए ये सबसे बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे, तो ये फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये जो आप लोगों का जो दिया हुआ है किसका, ये टाइल्स का दिया हुआ है ना, बिछाई जाने वाली 15 सेमी वर्गाकार टाइल्स होते, ये टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये मीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तभी जाकर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए ये आप लोग का 4.5 यानी कि 450 सेंटीमीटर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, गुणा, और ये 360 सेंटीमीटर गुणे बटे टाइल्स कितना दिया है 15 सेमी गुणे 15 सेमी। समझ रहे हैं ना? इसको बदलने के लिए हम लोग क्या किए, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 4.5 मीटर है तो इसमें गुणा करेंगे 100 का, तो ये हम लोग का सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो ये 450 आएगा सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना सेंटीमीटर में बदलने का? तो अब देखिए इसको कट कर देंगे, तो कट कर नहीं लेंगे, चलिए मैं कट करता हूँ। 15 का 15 में करेंगे तो 225 आएगा। बताइए आप लोग, 5 5 25, एक का एक दूना में 2, हाँ ठीक है। तो ये आप लोग का जो आएगा 450 गुणे 360 बट्टे 225। 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 ही आएगा ना। 15 यहाँ पर 150, 15 25 75, हाँ 225। अब 225 दुना में कितना होता है 450, 225 दुना में 450, और 36 दुना में 100, 36 दुना में 72, तो 1 0, 720 आया है। तो 720 किस पे है, तो बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। समझ में आया ये सारी चीजें? बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो है वो है 55 नंबर, देखिए ध्यान से। 55 नंबर, ये 3 प्लस का 3/10 प्लस का 3/100 प्लस का 3/1000। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए कितना सिंपल तरीका से। सबसे पहली बात है 3 है तो 3 ऐसा ही लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको दशमलव में बदल लीजिए। दशमलव में बदलना मैंने बताया था कि 10 लिखा है ना तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.3 हो जाएगा। प्लस 100 लिखा है यानी कि 2 को 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.03 हो जाएगा। प्लस 3 को 0 है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.003। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो इसको सजातीय क्रम में लिख कर हम लोग जोड़ देंगे। तो 3 आप पॉइंट लगाकर कितना भी 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर इसको मैं लिखा हूँ। ठीक है, अब इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब इसको 3, इधर 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 3 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 3 0। अब इसको प्लस कर दीजिए। आप प्लस करेंगे तो देखिए ये आप लोग का 3 मिला, ये भी आप लोग का 3 मिला, ये भी आप लोग का 3 मिला, दशमलव के नीचे दशमलव, ये भी आप लोग का 3 मिला, तो ये आंसर आया हुआ है। समझ में आया? तो ये काफ़ी इजी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो भाई दो ऑप्शन दिख रहा है क्या इसमें? ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। चलिए राइट आंसर आप लोग का सी पे ही लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो है 56 नंबर। ठीक है, ये मैं इसको टिक कर लेता हूँ ताकि देख लूँगा इसको, मतलब गड़बड़ कहाँ है इसको बना दिया जाएगा।
एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है, यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की क्षमता बता दीजिए। मान के चलिए वो ये बर्तन है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये वो बर्तन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, यानी कि इस बर्तन को 3 हिस्सा किया गया है, 3 हिस्सा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। इसमें से 2 हिस्सा भरा हुआ है तो 2 हिस्सा ये मैं भर देता हूँ, नीचे से ही पानी भरेगा ना, तो 2 हिस्सा भर दिया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि अब इस बर्तन को और भरने के लिए, मतलब इस ये जितना खाली है ना, इसको भरने के लिए 50 लीटर, LTR के नाम से मैं दर्शा देता हूँ, 50 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ती है। तो बता दीजिए पूरे टंकी की क्षमता कितनी है। पहली चीज, ये जो भी डिवाइडेड किया गया है वो बराबर बराबर किया गया है। इसमें यदि 50 लीटर आ रहा है तो इसमें भी 50 आएगा, इसमें भी 50 आएगा। तो ऐसे भी पता चल गया कि 150 लीटर इस टंकी की क्षमता है, ठीक है। पहला तरीका ये। और दूसरा तरीका ये है कि 2/3 भरा हुआ है तो कितना खाली है, 1/3 खाली है। तो एक हिस्सा का मान दिया है 50, तो 3 हिस्सा का प्राप्त करना है तो 50 × 3 कर देंगे तो 50 × 3 150। ये भी तरीका है। तो मुझे तो यही वाला बेटर लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो राइट आंसर आप लोग का 150, तो डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःकोण नहीं है। अंतःकोण, अंतःकोण आप लोगों को बताना है कि नहीं है। तो अंतःकोण का मतलब जानते हैं क्या होता है, अंदर वाला कोण। देखिए ये आप लोग का जब ये रेखा जाती है ना, तो ये जैसे कट करती है ना, तो ये वाला अंतःकोण बनता है, ये वाला अंतःकोण बनता है, ये वाला अंतःकोण बनता है, ये वाला अंतःकोण बनता है। तो ये 4, 5 और 3 और 6 ये सारे अंतःकोण हैं। बाकी ये जो 8 है ये आप लोग का अंतःकोण नहीं है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा मतलब जानिए, ये सी सब विमुख कोण ये जब पढ़ेंगे ना तो उसी में ये सारा पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बैच मेरा लेकर ज्वाइन करेंगे ना, तो उसमें सब कुछ मैं अच्छे तरीके से पढ़ा रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेमी, 10 सेमी तथा 5 सेमी है। घनाभ की संपूर्ण तलों के क्षेत्रफल बता दीजिए। तो सबसे पहली बात कि आप लोग देखिए, लंबाई जो दे रखा है वो दे रखा है 15 सेमी, चौड़ाई जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 10 सेमी, और ऊंचाई जो दे रखा है वो दे रखा है 5 सेमी, ठीक है। ये सारा सेंटीमीटर में है। एक फार्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, जो कि फार्मूला ये है ना कि संपूर्ण हम लोग को क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम लोग को प्राप्त करना है। तो जो इसका सूत्र होता है ना संपूर्ण क्षेत्रफल का, तो ये होता है 2 × कोष्टक में देखिए, ध्यान से देखिएगा, लंबाई का चौड़ाई से संबंध होता है, ठीक है, चौड़ाई से, ठीक है। और उसके बाद प्लस फिर चौड़ाई का किससे होता है, चौड़ाई का ऊंचाई से होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद से ऊंचाई का लंबाई से संबंध होता है, ऊंचाई का लंबाई से संबंध होता है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या कीजिए, मान फिल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल हम लोग ने जान गया कि इसका सूत्र ये होता है। बस यहाँ पे मान फिल कीजिए। देखिए 2 × कोष्टक में लंबाई हम लोग को पता है कि 15 है, ठीक है। चौड़ाई हम लोग को पता है कि 10 है, प्लस चौड़ाई हम लोग को पता है कि 10 है, और लंबाई ऊंचाई हम लोग को पता है 5 है, प्लस ऊंचाई हम लोग को पता है 5 है, और गुणा लंबाई हम लोग का कितना है, 15 है, ठीक है। तो ये मैंने फिल कर दिया। बाकी इसका गुणा करते जाइए और आंसर आपको प्राप्त होता नजर आएगा, ठीक है। 2 × आप लोग कोष्टक में देखेंगे कि 10 15 का गुणा होगा तो 150 मिल जाएगा, प्लस 10 और 5 का गुणा होगा तो हम लोग को 50 मिल जाएगा, प्लस 5 और 15 का मिलेगा तो 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 होता है। बताइए आप लोग, भैया शॉर्टकट वाला दिमाग लगाइए। अब इसको देखिए हम लोग ऐड कर देंगे, 2 × इसको ऐड करेंगे तो आप लोग देखिए ये 200 हो जाएगा, 275 हो जाएगा, और 275 का डबल आप लोग का होता है 550। और मुझे नहीं पता है कि 550 होता है क्या होता है, बट आंसर तो आ गया भाई 550। तो ए नंबर राइट आंसर दिख रहा है, ठीक है। ए नंबर हम लोग का राइट आंसर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप लोग का जो दे रखा है इसका हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में शायद मैं पढ़ाया हुआ हूँ। 3 7 8 और 00 का हम लोग का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे
तो 2 एकम नम 2 और यहाँ पर हो गया 17, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर हो गया 2 9 18, ये डबल 0 उतर जाएगा। ठीक है 18, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी इधर के साइड में देखिए सही लिखा हूं ना, देखिए सही लिखा हूं। ठीक है आइए कट करके देखते हैं। 2 9 18 और 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10 और ये 0। अब इसको देखिए 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ये हो गया और ये आप लोगों का 2 दूना में 4 और 2 पच्चे 10। अब इसको 2 से कटेगा, 2 दूना में 4 और 2 तिहाई 6 और 2 6 और 2 छक्के 12 और ये 5 बचा है, नहीं कटेगा। ठीक है अब इसको क्या कीजिए ना 3 से कट कीजिए, 5 2 7 7 7 14, 14 और 4 14 4 18। ठीक है 3 से कट जाएगा, 3 से इजी तरीका से कट जाएगा। तो 3 एकम नम 3 और बचा 1 यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो 3 पचे 15 2 तो 3 सत्ते 21 और ये 3 पचे 15। ठीक है फिर इसको देखिए 7 5 12 12 6 18, फिर भी कट जाएगा 3 से। देखिए हम लोग कट करते हैं, 3 पचे 15 और 3 दूना में 6, 3 पचे 15। फिर इसको हम लोग 5 2 7 7 5 12, फिर 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम नम 3 और बचा 2, 3 सत्ते 21 और बचा यहाँ पे 5 15, 3 पचे 15। देखिए अब उसके बाद से इसको कट करेंगे किससे, 175 है ना, 7 5 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 3 15 अब बचा यहाँ पे 2 5 5 पचे 25, फिर 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम नम 60। अब इसी को गुणा के रूप में लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कहाँ पे लिखा गया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है 3 को 2 है तो 3 को 2 है, 3 को 3 है तो 3 को 3 है, और 2 को 5 है तो 2 को 5 है, और 1 को 7 है तो 1 को 7 है। तो बी नंबर राइट आंसर। समझ रहे हैं, बिल्कुल इजी है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के क्रम में 9 कितनी बार आवृत्ति होती है, 9 कितनी बार आती है। तो हम लोग देखिए पहले 1 से चलेंगे तो 1 तो 9 आएगा, फिर 10 11 12 13 14 19 में 1 9 आएगा। ठीक है उसके बाद 29, उसके बाद से 3 9, उसके बाद से 4 9, फिर उसके बाद से 5 9, फिर उसके बाद से 6 9, फिर 7 9, फिर 8 9, फिर 9 9। तो 1 से 100 तक बोला है भैया, 90 में भी आता है तो इधर 90 लिखेंगे, फिर 91 में भी तो आता है तो इसको 91 बना लीजिए। ठीक है 92 93 94 95 में भी आता है, 96 में भी आता है, 97 में भी आता है, 98 में भी आता है, 99 में भी आता है। तो देखिए सब में 9 9, 1 गो 9 2 गो 9 3 गो 9 4 गो 9 5 गो 9 6 गो 9 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो 16 गो 17 गो 18 गो 19 गो 20 गो। टोटल यदि बात किया जाए तो हमारे हिसाब से तो 20 गो आया है। बाकी एक बार और लिखकर आप लोग काउंट कर लेंगे। सी नंबर मुझे राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है मैं चेक कर लूँगा 60 नंबर का जो आंसर है वो सी नंबर। ठीक है अच्छी बात है। अब हम लोग हिंदी का सलूशन करते हैं जो कि काफ़ी सिंपल तरीका से हम लोग करेंगे। देखिए हिंदी का हम लोग का बहुत ही मजा आएगा करने में। तो हिंदी में आप सभी को पता है कि एक अनुच्छेद दो अनुच्छेद, एक अनुच्छेद में आप लोग का 5 प्रश्न, एक अनुच्छेद में आप लोग का 5 प्रश्न, ऐसे 4 अनुच्छेद पूछा जाएगा, चौथा तीसरा चौथा 4 अनुच्छेद। तो अब देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। फर्स्ट अनुच्छेद की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपति कहलाते हैं। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्र कराने का कार्य किया। गांधी जी ने लोगों को एकजुट किया और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आंदोलन चलाया। उन्होंने नेतृत्व में देशवासियों ने अंग्रेजी शासनों के विरुद्ध सत्याग्रह किया। उनका जीवन सादगी और सेवा से भरा हुआ था। आज भी उनका आदर्श जीवन हमें प्रेरणा देती है। देखिए कितना अच्छी लाइन लिखा गया है। क्या होता है ना, गांधी जी क्या करते हैं कि मतलब जो विदेशी वस्त्र था ना, जैसे विदेश का जो वस्त्र था उसके प्रति क्या किया, आंदोलन किया। ठीक है मतलब कि भाई भारत अपना है, अपने देश में भाई अपना ही मतलब ना वस्तु बेचेगा तभी ना देश का इकोनॉमिक आगे बढ़ेगा। ठीक है तो यही बात था।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपति कहलाते हैं। उनका जन्म गुजरात प्रमोद नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने सत्य और अहिंसा मार्ग पर चलकर, तो ये देखिए हम लोगों का मेन प्रॉब्लम ये है ना कि किस नाम से और जाना जाता है, उसका नाम नहीं लिखना है, इस अनुच्छेद को ही पढ़कर आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपति कहलाते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पिता लिखाया है क्या, हाँ राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो राष्ट्रपिता पे आप लोग टिक करेंगे, ए नंबर। समझ में आया आप लोगों का, अनुच्छेद को पढ़ना है, अनुच्छेद में से ही उत्तर देना है। गांधी जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो देखिए उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो पोरबंदर पे लगाएंगे, बी नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा है सत्याग्रह का विलोम शब्द है, ये आप लोगों का ये नहीं है, सत्याग्रह का विलोम शब्द है। तो आप लोग बता सकते हैं सत्याग्रह का विलोम शब्द असत्याग्रह हो जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी किस प्रकार की संज्ञा है, तो महात्मा गांधी आप लोग का जो है हमारे हिसाब से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए महात्मा गांधी जो आप लोग का है वो कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये कहता है ना किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी विशेष स्थान का नाम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सादगी शब्द का परिवाची शब्द, तो सादगी का मतलब क्या होता है आप लोग बता सकते हैं। 65 के आंसर आप लोग बताइए। सादगी यानी कि सरलता, ठीक है, परिवाची आप लोग का सरलता हो जाएगा, तो राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट अनुच्छेद कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति थे। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ना वो पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन महान एक क्या थे, वैज्ञानिक भी थे। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में वह समाचार पत्र बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च पूरा करते थे। देखिए अब इस समय क्या होता है कि बच्चे अपने घर से पैसा मांगते हैं फिर पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये थे ना कि क्या होता है जो समाचार पत्र आता है, जैसे सुबह में आप लोग अखबार के नाम से समझ रहे हैं, अखबार जो पेपर आता है न्यूज पेपर उसको बोलते हैं, तो उसको मतलब देखिए दुकान दुकान पे घर घर पे बांटते थे। तो इस समय तो 7-8 रुपये में शायद मिलता है, ठीक है, जो लाकर पहुंचाता है उसके पीछे एक पेपर के पीछे 2 रुपये 3 रुपये प्रॉफिट होता है, ठीक है, 4 रुपये का लगभग में। तो क्या होता है ऐसे मतलब जितना घर पे बांटा जाएगा उतना प्रॉफिट हो जाएगा, तो वही काम किए हैं ये। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान में लंबे समय तक कार्यरत रहे। उन्होंने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का अहम योगदान दिया। उन्होंने मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना उसे मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। आसपास के यदि आपका प्रतियोगिता होता होगा ना तो उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता है, तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिएगा, नहीं होता है प्रतियोगिता या जीके प्रतियोगिता होता है उसमें पूछा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस पद पर भी आसीन रहे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और सांसद। तो ये राष्ट्रपति पहले थे, बाकी प्रधानमंत्री नहीं कभी बने हैं और ना ही कभी राज्यपाल बने हैं, ना ही कभी सांसद बने हैं, तो राइट आंसर बी नंबर। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, तो अब्दुल कलाम का जन्म हम लोग ने अभी पढ़ा कि रामेश्वरम में हुआ था, ठीक है। ये आप लोग का कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। बचपन में अब्दुल कलाम क्या काम करते थे, तो बचपन में समाचार पत्र बांटते थे, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है, तो अब्दुल कलाम जो थे ना उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रश्न में भी आ गया। जनता के राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, जनता का राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट अनुच्छेद को बढ़ते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए कि बिल्कुल मतलब आसान लिया गया है कि शिक्षा मनुष्य के जीवन का प्रकाश है। शिक्षा से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है और उनका व्यक्तित्व निखरता है। एक सुरक्षित व्यक्ति समाज में अच्छे विचारों का प्रसार करता है और देश की प्रगति में योगदान देता है। शिक्षा से अज्ञानता और कुरीतियों का नाश होता है, इसीलिए हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है ना, जो शिक्षा है वो बहुत ही हम लोग का जीवन में समझिए काम आती है। अगर शिक्षा नहीं होती तो मैं आपके सामने नहीं बोल पाता, समझ रहे हैं ना। तो यही सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे से शिक्षा प्राप्त कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। देखिए यदि आप बिल्कुल गरीब फैमिली से हैं ना, तब अमीर बनने का मात्र एक यही रास्ता है, शिक्षा। शिक्षा यदि आप प्राप्त करेंगे तभी जाकर लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपका नाम होगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी। पहले मैं आपको बताऊं, पहले मुझे देखेंगे ना, बहुत पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था, और जैसे जैसे मतलब मैं यूट्यूब पे आया, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे बहुत सारे लोग जानना स्टार्ट कर दिए, ठीक है।
तो ये चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे मेरे पास पैसा भी आने लगा। जब आपके पास शिक्षा रहेगा तो ऑटोमेटिक पैसा खुद आएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। शिक्षा मनुष्य के जीवन में किसके समान है? तो शिक्षा मनुष्य के जीवन में प्रकाश के समान है। अब यहाँ पे धन पे टिक मत कर दीजिएगा, इस अनुच्छेद के ही पढ़कर टिक करना है। देखिए लिखा है शिक्षा मनुष्य के जीवन का प्रकाश है, तो सीधी सी बात है प्रकाश पे टिक करना है। शिक्षा से व्यक्ति का क्या बढ़ता है? तो शिक्षा से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है। देखिए धन तो कभी बढ़ता है, लेकिन ये तो भाई बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ज्ञान बढ़ती है। अज्ञानता का विलोम क्या होता है? अज्ञानता का मतलब सबसे पहले अर्थ समझिए, जिसके पास ज्ञान ना हो, जिसके पास शिक्षा ना हो, उसे अज्ञानता बोलते हैं। तो अज्ञानता का विलोम पूछा गया है, तो मतलब जिसके पास ज्ञान ना हो, तो इसका मतलब जिसके पास ज्ञान हो, तो ज्ञान हो तो सी नंबर 73 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। शिक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षा किस प्रकार की संज्ञा है बता सकते हैं? 74 नंबर का भाववाचक संज्ञा है। शिक्षा जो है ना भाववाचक संज्ञा है, ये भाव से पता चलता है। आपके अंदर शिक्षा है कि नहीं है, आपका शरीर देखकर कोई पता लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। जब कुछ शब्द का वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, किसी सामने किसी व्यक्ति के सामने अपना जो शब्द बयां करेंगे, उसके माध्यम से वो पकड़ेगा कि आपके पास शिक्षा है कि नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रकाश जो है, प्रकाश का परिवाची शब्द है, तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रकाश का मतलब होता है उजाला। तो भाई प्रकाश का अंधकार पे मारेंगे कि रोशनी पे मारेंगे बताइए? तो प्रकाश का मतलब होता है आप लोगों का उजाला, रोशनी देना। तो यहाँ पे विलोम शब्द नहीं पूछा है, परिवाची शब्द का मतलब होता है ना सेम उसके जैसे नाम। जैसे मान लीजिए हम लोग दिन को क्या बोल सकते हैं? दिनकर, दिनाकर, भास्कर, रवि, ऐसे करके नाम परिवाची शब्द पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे पापा को क्या बोलते हैं? बहुत लोग डैडी बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इंग्लिश है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पापा को क्या बोलते हैं? कोई पिता बोलता है। यही बात है, एक चीज का अनेक नाम होता है तो वही परिवाची शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर रोशनी पर टिक करेंगे। अब ये आप लोग खुद से कर लेंगे कि मैं ही करके बताऊं? बताइए आप लोग। स्वच्छता एक उत्तम आदत है। स्वच्छता से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि हमारा मन और वातावरण भी प्रसन्न रहता है। गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। यदि हम अपने घर, विद्यालय और आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखें तो हम रोगों से बच सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता का, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखें तो हम रोगों से बच सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता को जीवन में अत्यधिक महत्व दिया था। स्वच्छता अपनाकर हम एक सुंदर और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। देखिए स्वच्छता इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है ना, वो स्वच्छता के अनुसार ही प्राप्त होता है। अगर ये मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाए तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छता से हमारा शरीर कैसा रहता है? तो स्वच्छता से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बी नंबर। गंदगी से क्या फैलती है? तो गंदगी से रोग फैलती है, तो रोग पे टिक करेंगे। स्वच्छता किस प्रकार की संज्ञा है? तो स्वच्छता आप लोगों का किस प्रकार की संज्ञा है? 78 का राइट आंसर बताइए, बी नंबर, भाववाचक संज्ञा है। स्वस्थ का विलोम क्या होता है? तो स्वस्थ मतलब होता है अच्छा, तो इसका बीमारी हो जाएगा। निरोग, यहाँ पर विलोम पूछा है तो निरोग भी दिया है, निरोग मतलब जिसके पास रोग ना हो, ठीक है। बीमार मतलब जो बीमार पड़ा हो, तो ए नंबर पे टिक करेंगे। सुंदर का परिवाची, तो सुंदर मतलब होता है आकर्षक, तो बी नंबर। सुंदर का परिवाची क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो देख सकते हैं अब पेपर एंड हो चुका है, 80 प्रश्न टोटल हम लोग कर चुके हैं, और लास्ट में लिखा होता है कच्चे कार्य के लिए जगह, तो ये पूरा जगह रहता है, यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए और जाइए मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए नैनो एग्जाम का, ठीक है।